सर कहीं ना कहीं एक मध्यम परिवार से होने के नाते और हमारा स्कूली शिक्षा काफ़ी अपने होम टाउन से ही हुआ है। पहले आप ही से पूछते हैं, फिजिक्स आपने रखा, आपने ऑप्शनल हिंदी चुना, ऐसा क्यों? आप चाहते तो अभी देश के 5 स्टार होटल में बड़े शहर में रहते, लेकिन आपने बीपीएससी की तरफ आने का रुख क्यों किया? 12th के बाद कहीं ना कहीं दिल में चाहत तो थी कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की जाए, कि फैमिली के बैकग्राउंड को भी देख के हमें डिसाइड करना चाहिए। और मेरी जो तैयारी थी उसकी वजह से तैयारी आपको हमेशा कॉन्फिडेंस भी दिलाती है। आपका बिहार स्पेसिफिक स्टैटिक पोर्शन है, उसके साइंस है, ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा। तो जी अच्छा बिरानंद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बीपीएससी में लोग कहता है कि पेज भरना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या शब्दों के दायरे में जो दिया हुआ है उसमें लिखना ज़्यादा सटीक होता है या पेज भरना भी एक इम्पोर्टेंस रखता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूँ आदेशपुरी। 6 जून को बीपीएससी के 64वीं का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। हमने आपसे कहा था कि लगातार जो है हम आपको कैंडिडेट जो कि सफल हुए हैं उनसे साक्षात्कार कराएंगे, ताकि वैसे भी कैंडिडेट जो कि हमेशा तैयारी करते हैं और अंतिम रूप से वो चयनित नहीं हो पाते हैं, इसके अलावा वैसे लोग जो तैयारी करना चाहते हैं उनको ये मार्गदर्शन कर सकें। हमारे साथ हैं 2 कैंडिडेट, मोहित राज हैं और गजानन मेहता जी हैं। ये दोनों आदमी बीपीएससी 64वीं में इन्होंने अंचलाधिकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर पर ये चयनित हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी किया और कैसे बीपीएससी 64वीं को इन्होंने क्रैक किया। सबसे पहले मोहित राज, आप बताते जरा कि आपने कौन सा अटेम्प्ट था, किस मीडियम से आपने तैयारी किया और क्या आपका सब्जेक्ट था? जी मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट 63rd बीपीएससी में मैंने ट्राई किया था। प्रीलिम्स हो गया था, मेंस में मैं करीब 11 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा। उसके बाद 64th को मैंने फिलअप किया था, तो उसमें अभी आपके सामने हूँ आरओ के पद पे, और मेरा माध्यम अंग्रेजी रहा है और मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन था सर। अच्छा, आप अपने बारे में बताते गजानन जी। मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था बीपीएससी में और मैंने इस बार 64th में 278 रैंक के साथ क्वालिफाई किया है और मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला। इसमें मेरा जो माध्यम था हिंदी माध्यम था, परीक्षा का माध्यम, और इसमें मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर रहा है। और ये बताइएगा कि आप लोग का जो है, मैं फिर आपसे ही पूछूंगा कि स्कूलिंग रहा अभी तक, पढ़ाई लिखाई रहा, वो कहाँ से रहा? दोनों आदमी जरा बताते, पहले आप। सर कहीं ना कहीं एक मध्यम परिवार से होने के नाते और हमारा स्कूली शिक्षा काफ़ी अपने होम टाउन से ही हुआ है। मैं गोपालगंज से बिलोंग करता हूं बिहार में, वहीं से हमारी सारी स्कूली शिक्षा हुई है। एक औसत दर्जे का छात्र था मैं। सो मेरा मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट दोनों वहाँ के लोकल स्कूल से ही हुआ है। तो और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए जयपुर की तरफ गया मैं सर। अच्छा, जयपुर होटल मैनेजमेंट करके हैं। आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, पहले आप अपना बताएं स्कूलिंग। मेरी भी स्कूलिंग अपने होम टाउन से ही हुई है। मैं सरकारी विद्यालय से ही मैंने मैट्रिक इंटर सब कुछ किया। इसके बाद मैंने मगध यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद से ही मैंने सिविल सेवा को अपना करियर का माध्यम चुना और इसके बाद में इसकी तैयारी में लग गया था और आज मैं पहले आप ही से पूछते हैं, फिजिक्स आपने रखा, आपने ऑप्शनल हिंदी चुना, ऐसा क्यों? इसके पीछे जो मुख्य वजह ये थी कि फिजिक्स जो हिंदी विषय था, इसके बारे में मुझे जागरूकता तब हुई जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो एक्चुअली उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके सिविल सेवा में अलग अलग विषयों को चुनने का मौका मिलता, क्योंकि गाइडेंस नहीं था उतना अच्छा हमारे पास, तो चूंकि पता नहीं थी चीज़ें। और जब धीरे धीरे चीज़ों के बारे में जानकारी हुई तो मुझे पता चला कि मैं हिंदी विषय या और भी अन्य विषय जो हम अपनी तरफ से वैकल्पिक विषय के रूप में चुन के आगे तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे में मैंने हिंदी विषय के बारे में जानने की एक मेरी अलग रुचि पैदा हुई कि क्योंकि ये अपनी एक मातृभाषा भी रही है, तो कैसे ये उत्पन्न हुई, कहाँ से ये डेवलप होके आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं उसके बारे में जानने का एक रुचि पैदा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी विषय को अपना वैकल्पिक विषय चुनकर इसी से सिविल सेवा में तैयारी को मैं आगे बढ़ाऊं। मोहित, आप तो होटल मैनेजमेंट किए हैं। जी। आप चाहते तो अभी देश के 5 स्टार होटल में बड़े शहर में रहते, लेकिन आपने बीपीएससी की तरफ आने का रुख क्यों किया? और आपका जो पोस्टिंग होगा वो भी इंटीरियर, आप प्रखंड जानते हैं, जिला मुख्यालय से भी काफ़ी दूर होता है, बहुत सारे प्रखंड। इधर आने का कारण क्या था? और ये सब्जेक्ट होटल मैनेजमेंट से सीधे आके पॉवर्ड ले लेना?
सर ये थोड़ा तो आई मीन डिफरेंट है ही, बट जो एक थॉट थी कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं हुआ। आई मीन अगर मैं ये कहूँ कि ये एक एक्सीडेंटल था, होटल मैनेजमेंट में मन नहीं लगा या फिर चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं इधर की तरफ आया, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। 12th के बाद कहीं ना कहीं दिल में चाहत तो थी कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की जाए, उसके लिए ग्रेजुएशन भी करने की ज़रूरत थी, तो मैं चाहता तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी ग्रेजुएशन कर सकता था, ऐसी चाहत भी थी, मैंने रिक्वेस्ट भी करा, बट जो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉलेजेस हैं जो होम टाउन में है वो नहीं है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नहीं है, तो फिर पेरेंट्स का ऐसा सोच था कि अभी आपकी उम्र भी कम है, तो और थोड़े बहुत पैसे लगा के अगर एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है तो उनका एक बैकअप प्लान का भी थॉट था उनके माइंड में, बट मैं कंटिन्यूसली उनको नज करते रहा कि नहीं मुझे आप करवा रहे हैं ठीक है मैं अच्छे से करूंगा, बट कहीं ना कहीं मुझे सिविल सर्विसेज इज अ लास्ट गोल। आपने एक सब बैकअप का चर्चा किया, बैकअप सिविल सर्विसेज के लिए कितना जरूरी है ये जरा बताते हैं आप। सर मैं इसको 50-50 कहूँगा, क्योंकि अगर ये सब आपके इंडिविजुअल कंसर्न्स के ऊपर है। जैसे मैं अपने जब बड़े भाई से बात करता हूँ तो उनका कहना ये है कि बैकअप लेके नहीं चलना चाहिए। जब आप बैकअप लेके चलते हैं तो आपका माइंड फिक्स हो जाता है कि मेरे पास बैकअप तो है ही एक, तो फिर प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है आपके, फिर वो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट वाला सीन शुरू हो जाता है, रादर देन 100% की जगह आप 50% देने लग जाते हैं। बट कुछ केसेस में जहाँ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ फैमिली में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं जहाँ उनको एक मर्तबा या 2 बार ही चांसेस मिलते हैं, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो 2 बार अटेंड देने के बाद दे केम बैक, तो उस केसेस में अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री है या आपका बीएड या ऐसा कुछ भी है तो वो भी एक अच्छा है, क्योंकि फैमिली के बैकग्राउंड को भी देख के हमें डिसाइड करना चाहिए। तो आई थिंक इसका 50-50 रेशियो मैं लेके चलूंगा। जी आप गजानन, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने फिजिक्स से किया, आपने कुछ बैकअप लेके चला था, आपका क्या मानना है कि बैकअप सिविल सेवा में होना चाहिए, क्योंकि आप भी तीसरी बार में निकाले अब, और इस बार ही देखा जाए तो लगभग 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट इंटरव्यू से बाहर भी हुए हैं, तो बैकअप का कितना इंपॉर्टेंस है सिविल सेवा की तैयारी के लिए? बैकअप का इम्पोर्टेंस है, जैसा कि अभी मोहित जी ने भी बताया कि अगर आपके पास इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट हैं, आप फैमिली के अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है तो आपके लिए ज़्यादा समय नहीं होता है सिविल सेवा की तैयारी के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 6 साल 7 साल 8 साल लगा के भी सफल नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बैकअप की ज़रूरत पड़ जाती है। हालांकि मेरे साथ ये रहा कि मेरे फैमिली सपोर्ट की वजह से मुझे बैकअप की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। मैं हमेशा ये और मेरी जो तैयारी थी उसकी वजह से, तैयारी आपको हमेशा कॉन्फिडेंस भी दिलाती है, तो मेरी जो तैयारी थी तो मुझे ये एक तरह से पूर्ण विश्वास था कि मैं चयन तो होऊंगा, चाहे क्यों ना मैं लास्ट पायदान पे ही रहूं लिस्ट में, पर मैंने जो तैयारी की है, मैंने जिस तरह से पेपर दिया है, तो मुझे ये पक्का विश्वास था कि रिजल्ट तो होना है चाहे जहाँ भी हूँ। अच्छा। तो ऐसे में फिर बैकअप की ज़्यादा चिंता नहीं। तो अब तैयारी से आपके हम तैयारी की तरफ आते हैं। पीटी के लिए बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो मैसेज भी करते हैं, हमारे वीडियो पर कमेंट भी करते हैं कि सटीक आप बताएं कि आपने कैसे पीटी का स्ट्रेटजी रखा कि आप जो है आराम से निकाल लिए, क्योंकि बीपीएससी में कहा जाता है कि जो आप कट ऑफ डिसाइड करते हैं उससे 5 नंबर आप छांट के रखिए, बीपीएससी उसे घटा बढ़ा सकती है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2 बार प्री क्वालिफाई किया है बीपीएससी में भी, एक तो 64वीं में जिसमें मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया, और अभी 66 का भी रिजल्ट आया था प्री में, इसमें काफ़ी हाई कट ऑफ भी गया था, बहुत हाई चला गया, 108 कट ऑफ गया था, तो इसे भी मैंने क्वालिफाई किया। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो मैंने दोनों बार लगभग 1 महीने ही तैयारी की है प्री की। तो लेकिन ये 1 महीने की तैयारी नहीं है वास्तव में। जब भी कोई कैंडिडेट तैयारी करते हैं इस एग्जाम की, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, कह सकते हैं 1-1.5 साल का पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें शुरुआत में हम मेंस की तैयारी पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो जब हम मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी वही विषय हैं जहाँ जो विषय आपके प्री में होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो जब हम मेंस के विषयों को पढ़ रहे होते हैं तो हमें उस वक्त ये भी ध्यान में रखना होता है कि प्री से भी यहाँ क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो लगभग आधी तैयारी जो प्री की है वो हमारे मेंस के एग्जाम के मतलब तैयारी के दौरान ही हो जाती है। फिर जब प्री का टाइम नज़दीक आ जाए, जब 1 से 1.5 महीने बच रहे हैं, खासकर वैसे जो कैंडिडेट पहली बार देने जा रहे हैं उनसे मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 2 से 3 महीने जरूर टाइम दें। तो उस वक्त बस जो है जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, जैसे करंट अफेयर के एरियाज हैं, उसके लिए कोई एक अच्छी सी मैगजीन वो प्रेफर कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से एक तो तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ टेस्ट सीरीज लगाना है।
मॉडल टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑप्शंस होते हैं, जबकि आप बाकी आयोग में आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन। तो ये एक अलग तरह की ट्रिक्स होती है यहाँ पे। और कई बार मैं भी ये गलती करता रहा पिछले 1-2 अटेम्प्ट में कि मैं 5वें ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर देता था कि ये आंसर तो शायद नहीं होगा, लेकिन जब आप मॉडल आंसर आता तो आप उसमें देखेंगे कि लगभग 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर ई है, होता है। तो ऐसे में उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वो जो आपकी समझ होगी जब आप मॉडल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो भी कैंडिडेट हैं, वहाँ से आपका ये क्लियर होगा कि कैसे इस ऑप्शंस के साथ हमें टैकल करना है। तो ये, और दूसरी चीज एक मैं और बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करें जब एग्जाम में 1-1.5 महीने बचे हों तो, क्योंकि कई बार बीपीएससी या अन्य आयोग में भी क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं, खासकर जो स्टैटिक पोर्शन है, साइंस टेक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को महत्व दें, उनको सॉल्व करें, इससे प्रैक्टिस भी होगी और नॉलेज भी गेन होगा। तो इस तरीके के तैयारी से आप कम समय में भी अच्छा परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। जी, और आप जो हैं दूसरे अटेम्प्ट में निकाले जी, तो क्या आपका जो पीटी का स्ट्रेटजी है वो क्या रहा, और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए? क्योंकि पीटी में जो है वो कोई उसका सीमा नहीं है, कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसको कैसे बांधा जाए कि आप 110 के आसपास प्रश्न कर दें कि आपका मेंस हो जाए, मेंस में हो जाए? जी सर, मैंने 3 बार पीटी निकाला हुआ है, अभी 65th का भी मेंस दिया हुआ है मैंने। सो पीटी को लेकर एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे गजानंद जी ने बताया, बहुत ही अच्छा इंसाइट मिल जाता है आपको कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे करंट अफेयर से डर जाते हैं, सो वो सारा टाइम करंट अफेयर्स में घुस जाते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, 2 साल 3 साल लग जाते, करंट अफेयर करना शुरू कर देते हैं। वो मेरे हिसाब से एक सही स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि किसी भी केस में आप देख लें, यूपीएससी देख लें या स्टेट सर्विस कमीशन देख लें, स्टैटिक का अपना महत्व है। 60 से 70% स्टैटिक हर साल आता है, उसको सबसे पहले हमें मजबूत करना ही होगा। जो आपके पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, आपका बिहार स्पेसिफिक स्टैटिक पोर्शन है, उसके और साइंस है, ये सब चीजें जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा कि मेरा 70% तैयार है। 30% जो होता है, जो करंट अफेयर देख ले आप, इधर इट्स बिहार करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर, इसमें एक कंपटीशन कॉमन हो जाती है। अगर आपका स्टैटिक मजबूत है तो आप एक अच्छा फाउंडेशन बना रखें, उसके बाद आप करंट अफेयर को डील करते हैं। सो फिर क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर कितने दिन का करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। सो सबसे इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर की सर कोई सीमा नहीं है, जैसा आपने कहा, उसमें कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन जो लास्ट के 10 से 12 महीने का करंट अफेयर होता है वो काफी अच्छा होता है। उसको अगर हम कवर करें तो बहुत ज्यादा हम एक सेफर साइड की तरफ जा सकते हैं। सो करंट अफेयर में ये अप्रोच होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं प्रीलिम्स में देखूं तो मैं 3 सेक्शन को जानता हूं। एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखें 20 से 25 का दायरा होता है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टैटिक हो या करंट अफेयर बेस्ड हो, साइंस वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिहार स्पेसिफिक, बहुत सारे, अगर आप यूपी पीसीएस से कंपेयर करें तो यूपी पीसीएस में यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस उन्होंने कम कर दिया है, हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन लाते, जबकि बिहार में अभी भी वो बिहार के नॉलेज ज्ञान होना बहुत जरूरी है। करीब 20 से 25 क्वेश्चन अभी भी बिहार से आते हैं। सो बिहार, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक, ये और विद करंट अफेयर्स, ये बड़ा ही क्रूशियल फैक्टर हो जाता है प्रीलिम्स में सर। तो आई थिंक इन चारों की तैयारी पूरी जरूरी है, बट इन चारों पे आपको कहीं ना कहीं एक परिपक्व तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप आगे और अच्छे से जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है कि जितने स्टूडेंट हैं वो क्लास में चले जाते हैं, सर बताते हैं ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक मैं चीज़ देखता हूँ कि क्वेश्चन बैंक और सिलेबस बहुत कम लड़के मेंटेन करते हैं। वो कितना अहम है सिविल सेवा की तैयारी के लिए, क्वेश्चन बैंक और सिलेबस का जानकारी जो है? सर ये हास्यास्पद हो सकता है, बट मैं अभी कुछ फ्रेंड से भी मिला हूँ जो अभी तक सिलेबस के थ्रू गए भी नहीं है। दे आर सिलेक्टेड, बहुत कम है, बट ऐसा बड़ा कॉमन सा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी सिलेबस नहीं गए होते, यूपीएससी में भी थोड़ा ये कॉमन है, सिलेक्ट हो गए बट सिलेबस का नहीं पता है, अभी पूरी थॉरस सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं। सिलेबस फॉर बीपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप मेंस की तरफ जाएं तो उसमें स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन्ड है। हिस्ट्री में पाल कला हो गया, आपका पटना कलम हो गया, गांधी नेहरू टैगोर हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलेबस अगर आप गोन थ्रू हैं अच्छे से तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। क्वेश्चन बैंक
आप जब न्यू कमर होते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में, आपको क्या पता किस चीज़ से कहाँ से आएगा। तो जितना टेस्ट सीरीज लगाएंगे आप, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक अच्छा इंसाइट मिलेगा कि हमारी जो तैयारी है किस दिशा में ले जानी है। तो सिलेबस इंडिस्पेंसिबल है प्री के लिए भी और मेंस के लिए, तो मैं बिल्कुल 100% श्योर कहता हूं कि इंडिस्पेंसिबल है। और मैं आप ही से शुरुआत करता हूं मेंस को लेकर। मेंस में अगर जीएस की हम बात करें, खासकर जीएस सेकंड पेपर जी, और जो जीएस फर्स्ट पेपर का जो है सेक्शन बी और सी, सी तो खैर स्टार्ट होता है जी, सेक्शन बी जो होता है वो, इसके लिए बड़ा ही अनसर्टेन क्वेश्चन रहता है। लंबा लंबा क्वेश्चन होगा, शुद्ध हिंदी रहता है, वो हिंदी जनरल लड़के भी नहीं समझ पाते, तो खैर उसके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम लोग ये इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। उसका जो है क्वेश्चन लिखने में बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर उसका तैयारी कहाँ से हो, और एक क्वेश्चन में 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं जी। उसको कैसे तैयारी किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, कितना शब्दों में उसका आंसर होना चाहिए। सर GS1 की आप सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल। GS2 पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, काफ़ी डायमेंशंस बड़े हैं उसके और डाइवर्स टॉपिक है। उसमें सब पार्ट्स भी होते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि उसका दायरा इतना बड़ा होता है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, सब पार्ट्स तो होंगे। आई मीन इंडिया अमेरिका रिलेशंस तो होगा, बट करंट अफेयर के टचिंग भी होगा। मुझे एक याद है 2+2 समझौते के ऊपर क्वेश्चन आया था, बट इंडिया, अमेरिका और एक और कंट्री को लिंक किया था उसमें। तो आई मीन उतना बड़ा क्वेश्चन होगा तभी आप 400 शब्दों में दे पाएंगे। तो सर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि हमें करंट अफेयर्स में लास्ट के 10-12 मंथ्स का तो टॉपिक करने ही है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, जैसे रिजर्वेशन की समस्या, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की समस्या, ये हमेशा से एवरग्रीन रहे हैं। हमेशा हर 2 महीने 3 महीने पे किसी ना किसी कोर्ट का जजमेंट आते रहता है। इन सब टॉपिक्स को आपको तैयार करना ही पड़ेगा विथ रिसेंट करंट अफेयर्स। तो GS1 में ये बड़ा ही क्रूशियल फैक्टर होता है। जहाँ तक बात आती है सब टॉपिक्स की, तो मैं ये बताऊं सर 63rd में जो मैंने गलती करी, इससे आई थिंक अच्छा अनुभव होगा लोगों को। जो चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को समझने में मैंने गलती कर दी। होता यूं है सर कि अगर आपने चंपारण देखा, आपने चंपारण लिखना शुरू कर दिया, चंपारण सत्याग्रह का पूरा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, यू स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग अबाउट चंपारण कि गांधी जी इस समय है, राजकुमार शुक्ल इस समय उनको ले आए, जबकि क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह ने देश के बाकी सत्याग्रहों की दिशा दी, कैसे। हाँ, तो हमने वो चीजें नहीं ध्यान दी। हमने देखा चंपारण सत्याग्रह, चलिए पूरा इंसिडेंट छाप दीजिए, और इसको करके हम घर आते हैं बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि हमने बहुत अच्छा डील किया है, और फिर वो मार्क्स आ जाते हैं 15, 16, 38%। सो क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आप GS2 का बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ते जा रहा है। अगर आप 65th मेंस में अभी देके आया हूँ लास्ट ईयर, उसमें अगर देखें सो BPSC हैज स्टार्टेड चेंजिंग द क्वेश्चन पैटर्न। अब वो मौका नहीं रहा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के रटकर मौर्य और पाल कला चले जाएं और नंबर ले आए, गया समय वो। अब उन लोगों ने चेंज कर दिया है। इवन ट्राइबल मूवमेंट्स में स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं जो सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उन्होंने कैसी दिशा दी भारत के मूवमेंट्स को। अगर आप करंट अफेयर्स में आए, सो 65th में या 64th में देखिए आप, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो लोग। जिस टॉपिक्स को हम लोग छोड़ देते थे कि ये UPSC का मटेरियल है, इसमें क्या ध्यान दें, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये आया हुआ है। इंडिया सऊदी इंडिया वो आपका जो UAE में जो समझौता हुआ था, पहली बार बुलाया गया इंडिया को मुस्लिम जी OIC में। तो ये करंट अफेयर्स कॉमन नहीं है, ये कभी कभार होता है, बट बहुत बड़ा इवेंट है। इस चीज़ों को हमने ध्यान नहीं दिया, UPSC के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, बिहार में छोड़ देते। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें हॉलिस्टिक अब अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। GS2 जो है सब्जेक्ट्स हैं, बट उसको करंट अफेयर से लिंक करना BPSC ने शुरू कर दिया है। अगर आप साइंस एंड टेक की बात करें, पिछले बार 65th में कोविड रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, 2 साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, दोनों कोविड रिलेटेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं था। इन्वायरमेंट की बात करें, प्लास्टिक पॉल्यूशन, आपका ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों को, तो वो स्टैटिक कहीं ना कहीं BPSC उसको लिंक कर रहा है ताकि डायमेंशंस बड़ा हो, डाइवर्सिटी आए, बच्चों की एक जो क्षमता होती है खुद से अपने को लिख के, एक राइटिंग स्किल होता है, कितना डाइवर्स है वो, इससे पता चलता है। तो जी अच्छा, गजानन जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि BPSC में लोग कहता है कि पेज भरना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है,
क्या शब्दों के दायरे में जो दिया हुआ है उसमें लिखना ज़्यादा सटीक होता है या पेज भरना भी एक इम्पोर्टेंस रखता है उसमें? पेज भरना तो मुझे लगता है एक मिथक है। इसको मैं मिथक ही कहूँगा, क्योंकि अगर ऐसा पेज भरने वाली बात होती तो बीपीएससी अपने तरफ से वो एक मोटी सी पेज दे देते अपना कॉपी टाइप की, 36 का नहीं 72 का रहता है। 36 का नहीं, सीधे 80 पेज के या 100 पेज के होते, या फिर इतना देके और फिर वो कहते हैं कि आप अलग से भी ले सकते हैं सीट। जैसे हम लोग 12th और ग्रेजुएशन में लेते थे कि सर पेज भर गया और दे दीजिए, हमें और भरना है। तो चूंकि ऐसा नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके तरफ से डिफाइंड है कि आपको 400-500 वर्ड में यहाँ लिखना है। आपको ऑप्शनल में जो है वहाँ पे 50 नंबर के चूँकि एक क्वेश्चन होते हैं तो लगभग 500-600 वर्ड में आपको जाना होता है। तो ये एक डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले कैंडिडेट ये ध्यान रखे कि हमें लिमिटेड वर्ड्स में ही अपने आंसर लिखने हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अगर आपको इम्प्रूव करना है अपने नंबर्स, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि सब तो 400-500 वर्ड में लिखेंगे तो हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो कैसे नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको क्वालिटी वाली लिखनी है चीज़ें, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी पे काम करना है। तो आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें कि कम शब्दों में हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को वहाँ पे रखें। और जो क्वेश्चन है, जैसा कि मोहित जी ने भी बताया, कई बार यही होता है, कैंडिडेट ये करते हैं कि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, हमने कुछ और लिखा, तो अब आपने 5 पेज भर भी दिए तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यही चीज़ है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया, तो मैं एक कैंडिडेट्स को एक और यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा कि जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें तो उसमें कुछ की टर्म होते हैं हर क्वेश्चंस में, उसको अंडरलाइन करें। तो उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें एक्चुअल में इसके आंसर्स में क्या क्या चीज़ें इनपुट में डालना है। तो इससे आपका कंटेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे और आपका मतलब जो डिफाइन शब्द हैं लिमिट, उसमें आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे और आप 24, 25, 26 नंबर तक भी गेन कर सकते हैं। चलिए अगला मैं सेगमेंट पे आता हूँ। आपका जो इंटरव्यू हुआ, कब इंटरव्यू हुआ और किसके बोर्ड में था, और एक ऐसा प्रश्न बताते हैं जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं थे, जो लगा हो गया रह जाए, ये भी पूछा जाता है क्या? वैसे मेरा जो इंटरव्यू था वो 29 जनवरी को था। इम्तियाज अली अहमद सर के बोर्ड में था। और चूँकि सबसे पहले तो वहाँ पे वैसे मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने लगभग जो भी मुख्य पोर्शंस होते हैं इंटरव्यू के लिए, जैसे आपका ऑप्शनल है, आपका होम टाउन है, बिहार से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज वगैरह हैं वो सब चीज़ें, और जो भी करंट अफेयर में जो भी घटनाएं चल रही थी उस टाइम, वो मैंने लगभग सारी तैयार की थी। और अच्छी बात वहाँ पे ये रही थी कि मुझे एक अच्छी ग्रुपिंग मिल गई थी जो साथ में बीपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो हम लोग आपस में एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लगाते थे कमरे पे ही, कि अब हम 2 लोग बैठे हैं, आप सामने बैठ के और चीज़ों को बोलने की कोशिश करें। तो इससे चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई। तो इंटरव्यू बोर्ड में मुझे कोई खास दिक्कतें नहीं हुई। आप बताते कि आप जो इंटरव्यू कब था, किनके बोर्ड में था, और क्या ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया जो कि आप बहुत एकदम भौचक्का रह गए हो कि अरे बाप रे ये कैसे जवाब देंगे? सर मेरा इंटरव्यू 2 फरवरी को था और बोर्ड थी दीप्ति कुमारी मैम का। और जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए वो मेरे हॉबीज पे स्टार्ट हुए। अच्छा। बेसिकली दीप्ति कुमारी जी वो ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर रिटायर्ड हैं और मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो मैं पहले से काफ़ी सोच में था कि अगर उन्होंने क्वेश्चन रेज किए तो फिर उसका कोई खत्म नहीं होगा। तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से की थी। मेंस में आप कर लेते हैं बट फिर भी एक आपने ऑयलिंग की थी उसकी। बट हुआ कुछ उलट। जैसे इंटरव्यू बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल उलट हुआ। जब उन्होंने हॉबी पूछा कि आपका हॉबीज क्या है, तो आई सेड कि मेरा हॉबीज वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी शोज है, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी शोज। फिर वो उनको इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा मुस्कुराई और फिर उन्होंने क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो पुटअप किया वो बोली मिस्टर बीन को जानते हैं? अब सर अगर आप देखूं तो इंटरव्यू का डायमेंशन इतना बड़ा होता है। मिस्टर बीन इज नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, वो स्लैपस्टिक कॉमेडी कहते हैं, म्यूट कॉमेडी करते हैं विद बल्क ऑफ पीपल, पूरा एक्टिविटी ऐसा करते हैं कि आपको हंसी आ जाती है। अब उन्होंने मिस्टर बीन से एक बार जो शुरू किया वो खत्म नहीं किया। उन्होंने फिर मिस्टर बीन से स्टार्ट किया और वो एक मेरे लिए ग्रे एरिया था, बट मैं थोड़ा शांत होके समझने की कोशिश की कि मैम सुनना क्या चाहती है। तो फिर मैडम का क्वेश्चन था कि मिस्टर बीन की जो आप कॉमेडी देखते हैं वो किस तरह की कॉमेडी है, क्या दिखाने की कोशिश करते हैं वो। तो फिर मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया और फिर बोला कि वो
कहीं ना कहीं वेशभूषा अमीरों की रखते हैं, बट एक्टिविटीज जो करते हैं वो बड़ा ही सेंसलेस एक्टिविटी करते हैं और उससे फिर हंसी आती है। कहीं ना कहीं वो चार्ली चैपलिन वाला, तो मैंने उनको बताया। फिर उनका क्वेश्चन और बढ़ते चला गया कि क्या आप कॉमेडी देख के केवल हंस देते हैं? आप तो एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, क्या केवल हंसने वाली कॉमेडी देखते हैं आपकी हंस दी और निकल गए? या कॉमेडी को आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कीजिएगा? अब ये क्वेश्चन कोई प्रिपेयर नहीं कर पाता सर ये, बट मैंने सोचा था कि ये ऐसा हो सकता है, तो मैंने प्रिपेयर किया था कि जो सोशल इश्यूज हैं, कभी कभी दहेज पे कॉमेडी हो जाता है, आप देखे होंगे स्टैंड अप कॉमेडी में बड़ा आम है, पॉलिटिकल कॉमेडी आप देखे होंगे, तो इसके थ्रू एक बड़ा मैसेज जाता है सोसाइटी में। हम हंस जरूर देते हैं बट एक वो कोना रिंग कर चुका होता है। तो मैंने उनको इस बारे में समझाया कि नहीं मैम, हंस के नहीं निकलते, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसने किस बात को व्यंग तरीके से बोला है ना। तो उन्होंने इस बारे में फिर मिस्टर बीन के बारे में 2-4 क्वेश्चंस और हुए। तो इसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई, बट वो वही होती है ना, इंटरव्यू में आप थोड़ा शांत हो, ढंग से सुने, थोड़ा टाइम लें, फिर आप रिप्लाई कर सकते हैं। कितना आपको इंटरव्यू नंबर दिया गया? सर इंटरव्यू में मुझे 80 मार्क्स मिले थे 120 में। अच्छा, आपको कितना मिला था? 70 मार्क्स मिला था। और चलिए मैं अब लास्ट क्वेश्चन आप दोनों आदमी से पूछूंगा जी, कि तब आपने कुछ 10 रिजल्ट आए हुए अभी 12-13 दिन हो गए, तो आपने क्या सोचा है कि जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? अंचल में जो है वो क्या नयापन आप करेंगे? आप होटल मैनेजमेंट करके आए हैं आप, तो कुछ मैनेजमेंट का दिमाग वहाँ भी लगाएंगे क्या? सर होटल मैनेजमेंट में मैंने बहुत कुछ सीखा है। 1 साल बाकायदा जॉब भी करा है मैंने ओबरॉयज में, आगरा में। उसके बाद छोड़ के मैं इसमें आया। सर बेसिक पे तो बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। आई अंचल अधिकारी को कुछ ना कुछ वर्क इंडिपेंडेंस होता है अंचल में अपना। तो सर अगर फूड मैनेजमेंट में देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पीडीएस है। और अगर आपको इंडिपेंडेंस और दी जाती है तो आप बीडीओ के साथ एक कोलैबोरेट करके जो मिड डे मील का सिस्टम है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मिड डे मील में हम आए दिन देखते हैं बहुत सारी कालाबाजारियां हैं, या फिर उसमें जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो चैलेंज्ड है, कहीं भी उसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है, पीडीएस में कई तरह की धोखाधड़ियाँ हो रही हैं। तो इस पे मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट समाज का जो सबसे गरीब तबका है, जो इसी के बदौलत कुछ बच्चे इसी के लिए स्कूल आते हैं। आई मीन मिड डे मील लाने का यही कारण था कि बच्चे स्कूल पहुंचे तब खाना दिया जाए। अगर उनको वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा तो इस पे मेरा पूरा ध्यान रहेगा। और उसके अलावा सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी स्कीम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें फूड एक कंपोनेंट होगा या मैनेजमेंट एक कंपोनेंट होगा, तो कोशिश रहेगी कि सर अपना 100% दें और समाज के सबसे निम्न स्तर के लोगों तक पहुंचे, उनकी कुछ लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करें। जरूर। और आपका गजानंद जी, आप सीईओ बन के क्या आपका चल रहा है दिमाग में कि क्या कौन ऐसा चीज़ रहेगा जिसको प्राथमिकता से उसको जाएंगे अपने क्षेत्र में लागू करेंगे? सर सबसे पहली चीज़ मैं अगर बात करूं तो मेरे लाइफ में ऐसे कई सारे मोमेंट्स बने हैं जिन चीज़ों ने मुझे इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेट किया है। जैसे मैं अगर एक छोटी सी घटना की बात करूं तो एक बार मैं जातीय आवासीय बनवाने के लिए जब मैं ब्लॉक गया हुआ था, तो वहाँ पे जो उस टाइम तत्कालीन सीईओ थे वहाँ, तो उनका रवैया मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, जैसा कि उनका लोगों के साथ व्यवहार था। जैसे आप जब सीईओ पे होते हैं तो एक जिम्मेदार पद है, और जो जनरली आपका काम होता है निम्न स्तर के गरीब तबके के लोग आते हैं आपके पास, रसीद काटने का काम, म्यूटेशन का काम, ये सब होता है। तो कई बार वो शिक्षित तो नहीं होते हैं, तो ऐसे में जानकारी का बहुत सारा अभाव रहता है, तो वो आपसे कई बार पूछना चाहते, जानना चाहते हैं, लेकिन उनका रवैया कुछ ऐसा था कि वो बात बात पे इरिटेट हो रहे थे, उन पे गुस्सा हो जा रहे थे। तो ये चीज़ हमें पसंद नहीं आया था। तो हमें उस वक्त ये लग रहा था कि अगर मैं कभी इस जगह पे पहुंचा तो सबसे पहला मेरा तो ये होगा कि जो कम से कम इस स्तर के लोग हैं उनको कभी ये फील ना आए कि हम एक अधिकारी हैं और वो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं या निम्न तबके के लोग हैं, तो हमारा उसके साथ बिहेवियर वैसा होगा। तो सबसे पहले हम आम जनों के मन में इस चीज़ को, मैं इस जो धारणा है इसको ख़त्म करना चाहूँगा, ताकि वो खुल के हमसे जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, जो भी हमसे उनको काम पड़ रहा वो मैं कर पाऊँ। तो इस तरह की कुछ मेरी एक मंशा है। दूसरी जो मेरा फोकस एरिया होगा एजुकेशन होगा, क्योंकि बिहार की एजुकेशन से मैं खुद वाकिफ रहा हूँ, मैं उसी स्तर से गुजर के आया हूँ सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ की सिस्टम और वहाँ की पढ़ाई से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। तो मैं उस पर एक काम करना चाहता हूँ, जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा मैं उस पर जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा मैं वो करने की कोशिश करूँगा। ये कुछ मेरे, चलिए आप लोग को जो आपका सपना है वो समाज के लिए है
और मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ है कि आप जाएंगे और वहाँ पर जो भी आपने सोचा है ये समाज के लिए है, इसे पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा बात करके आप दोनों के साथ। आप लोगों का जो ज्ञान है और आय का जो सपना है वो बिहार के लिए काफ़ी लाभकारी है और हम आशा करेंगे कि इससे आप 100% लागू करें। तो हमारे साथ गजानन जी और मोहित जी दोनों आदमी थे। बीपीएससी इन्होंने निकाला है 64वीं और अंचलाधिकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर में इनका चयन हुआ है और हम इन्हें शुभकामना देते हैं कि अगर आगे भी अगर सिविल सेवा में परीक्षा देते हैं तो अपना जो इनका जो वैसा पोस्ट जिसका सपना था वो इन्हें मिले और ये आकर बिहार और देश की सेवा करें। तो फिलहाल कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।